फ्रेंड, स्वागत है आपको जीके जीएस और करंट स्टडीज चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्राउन का पॉलिटिक्स, जिसमें भारतीय संविधान के शासन प्रणाली का वर्णन है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज का उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। यही कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है 2, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? पहला है, संविधान सर्वोच्च है। ये तो बात सही है। संघ तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यह भी बात सही है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। यह भी बात सही है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। ये बात गलत है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जा सकता। ये बात गलत है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देशिका को अवलंबन लिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 2 3 डी। अगला क्वेश्चन है 3, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान आदेशात्मक है। ये बात गलत है। भारतीय संविधान संसाधनात्मक है। दूसरा है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। ये भी बात गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है। ये भी बात गलत है। चौथा है, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। ये बात सही है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन है 7, भारत में संघीय व्यवस्था से निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। यह बात सही है। जो संविधान में शासन है वह मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था का ही प्रस्ताव करता है। दूसरा, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। यह भी बात सही है। भारतीय शासन में एकात्मक झुकाव का थोड़ा सा सशक्त मिश्रण है। तीसरा, दोनों संघ तथा राज्य विधिकाएं प्रभुत्व संपन्न है। ये बात गलत है। अगला है चौथा, है विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। ये भी बात गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8, कथन ए में कह रहा है भारत में संघ बाधित व्यवहारिक नहीं है। और कौन कह रहा है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो भारत में संघ बाधित व्यवहारिक नहीं है, ये बात सही है, परंतु भारत एक संघीय राज्य है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ये सही है परंतु और गलत है। अगला क्वेश्चन है 9, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ये संसाधनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन ए में कह रहा है भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है। ये भी बात सही है। कौन और कह रहा है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। ये भी बात सही है, क्योंकि
आर्य संघात्मक का परिभाषा ही होता है कि भारतीय संविधान ना तो पूरा संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा और ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 11 है, निम्नलिखित में कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो अध्यासात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका होता है। अध्यासात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का एक ही अंग होता है। अगला क्वेश्चन है 12 में कथन ए में कह रहा भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। ये तो बात सही है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। और कर्ण आर में कह रहा है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो ये भी बात सही है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। इसलिए कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु और एक का समान स्पष्टीकरण नहीं करता। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 13। अगला क्वेश्चन है 13 में है, निम्नलिखित में कौन से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान संस्थात्मक सरकार है, ये सही है। भारतीय संविधान अध्यासात्मक सरकार नहीं है, ये बात गलत है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। भारत में संघात्मक सरकार है, ये भी बात सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो भारत का संविधान परिसंघीय है, इसका परिभाषा होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। ये तो बात सही है, भारत में तो लोकतांत्रिक है ही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी बात सही है कि भारत में प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, लेकिन भारत का संघ प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है, लेकिन राज्य है। तीसरा है भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी बात सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 16 में है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार का परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संविधान मान्यता प्राप्त प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों का। इसका राइट आंसर कौन होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 18 में है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में कौन सा है? तो पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व, ये तो बात सही है। भारतीय संविधान और ब्रिटेन संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व है। दूसरा न्यायिक समीक्षा, देखिए न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान में है लेकिन ब्रिटेन के संविधान में नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा, मुख्य अंतर यही है, बी। तीसरा में था द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, तो ये ब्रिटेन में भी है, ये भारत में भी है, लेकिन न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे 2 वक्त दिए गए हैं। कथन ए कह रहा राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, ये बात सही है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। कारण आर में कह रहा लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी बात सही है। जब राजनीतिक शासन खराब होगा तो राजनीतिक दल को कोसबे करेगा, उस पर
दुरुपयोग का आरोप लगवे करेगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा और सही स्पष्टीकरण है ए का। अगला क्वेश्चन है 20 में है भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ये बात सही है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ये भी बात सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये बात गलत है, ऐसा हमारे संविधान में नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 2 ए। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 22 में है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर कौन होगा? सी। 23 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में कह रहा है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। ये तो बात सही है, भारत के संविधान में संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण और है उसमें बोल रहा है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो भारत का शक्तिशाली केंद्र की रचना तो है, लेकिन संघीय प्रणाली ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि संघीय प्रणाली तो भारत में राज्य और संघ के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। ए और दोनों सही है तथा और एक सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 24 में कह रहा है संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये तो संघीय लक्षण का मुख्य कारण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, ये भी बात सही है। एकही नागरिकता नहीं है, भारत के संविधान में 2 ही नागरिकता है। और स्वतंत्र नागरिक का भारत में भी नहीं पड़ेगा, स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है 26 में कह रहा है कथन ए में भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसके लिए बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। ये तो बात सही है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य था इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को जो संरक्षित बनाए रखना था। कारण कह रहा और में विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ये भी बात सही है, कहा कि जब हमारे संविधान में राष्ट्र का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीयता को एकता का संरक्षण दिया गया, तो वही ना, जब एकता होगा तो वही ना संविधान मजबूत होगा और राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। ए और दोनों अपने आप में सत्य है और एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में चलेंगे। 27 बोल रहा है राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की संयुक्त होती है। तो राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है इनमें कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो पहला है शक्तियों का विकेंद्रीकरण।
भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं है, भारत में शक्तियों का पृथकीकरण है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति। ये बात सही है, राज्यपाल की नियुक्ति संघीय व्यवस्था का एकात्मक तत्व है। तीसरा है राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व। ये बात गलती है, राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व का ये मतलब नहीं है कि संघीय व्यवस्था है। चौथा है न्यायपूर्ण अवलोकन। ये भी बात गलती है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये संघात्मक का तत्व है। और छठा है द्विसंघात्मक व्यवस्थापिका। ये ये संघीय व्यवस्था का तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 2, 3, 5 बी। अगला क्वेश्चन है 29 बोल रहा है अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? पहला, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ये तो बात सही है, राजनीतिक व्यवस्था में तो लोकतांत्रिक होवे करता है। इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है। ये भी बात सही है, इसमें संस्थात्मक सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत के जनता में निहित होती है। तो राजनीतिक में तो सर्वोच्च सत्ता भारत के जनता में निहित होवे करते हैं। ये भी बात सही है। चौथा है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ये बात गलत है, ऐसा प्रावधान राजनीतिक व्यवस्था में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है 31 कह रहा है कि किसने कहा था भारत अर्थ संघात्मक राज्य है? तो किसने कहा था? केसी बहियर ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? ये बात किसने कही थे? तो ये बात भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 33, कारण ए में बोल रहा भारतीय संविधान अर्थ संघात्मक है। ये बात तो सही है। और कारण आर बोल रहा है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। ये भी बात सही है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, इसलिए तो इसको बोला गया कि भारतीय संविधान अर्थ संघात्मक है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 34, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से यह किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? ये किसने कहा था? तो केसी बहियर ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहे थे? तो भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहे थे? तो ये कहे थे जी ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 36, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? पहला है एक राज्य जिनमें जनता सर्वोच्च होता है। ये तो संबंधित है, ये है, क्योंकि गणतंत्र में तो जनता सर्वोच्च होवे करता है। अगला है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में भी होती है। तो गणतंत्र में तो सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में होवे करता है। ये भी बात सही है। और अगला है इसी में सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होता है। ये बात गलती है, गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि सर्वोच्च शक्ति एक ही व्यक्ति में हो। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। और डी था एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का हो। तो गणतंत्र में जनता ही सरकार को चुनता है। अगला क्वेश्चन है 37, भारतीय राजनीतिक पार्टी के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? तो पहला है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये तो बात सही है, गणतंत्र भारत में तो धर्मनिरपेक्ष राज्य ही है। दूसरा है संसदीय पार्टी की सरकार। ये भी बात सही है। तीसरा है संघीय नीति। ये भी बात सही है। चौथा राष्ट्रपति पार्टी की सरकार। ये बात गलत है, भारतीय राजनीतिक में राष्ट्रपति पार्टी की सरकार नहीं है।